नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का द अल्टीमेट विनर पर स्वागत है। हम इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग के बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि लोग क्यों जानना चाहते हैं या क्यों इंटरेस्टेड होते हैं शेयर मार्केट के बारे में या ट्रेडिंग के बारे में जानना। हम इस वीडियो में उसको और डिटेल में जाके चर्चा करेंगे कि शेयर्स क्या चीज़ होते हैं, एक्सचेंज क्या चीज़ होता है, ब्रोकर्स और दूसरे एंटिटीज़, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस मार्केट में क्या क्या ट्रेड होते हैं, उनके लिए हम कैसे अपने आप को एलिजिबल बना सकते हैं। हालांकि इसमें सभी लोग एलिजिबल होते हैं जो भी ट्रेड करना चाहें या जिनके पास पैसे हों। तो पहला टर्म या शब्द कि शेयर क्या चीज़ होता है। शेयर्स रियल बिजनेसेस से जुड़ा होता है, कंपनियों से जुड़ा होता है, उनके हिस्सों से जुड़ा होता है। इसके लिए हमें कंपनियों की जो संचालन में जो फंड की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, उसके बारे में विचार करना चाहिए। जो कंपनियां होती हैं काफ़ी भारी भरकम फंड पे, कैपिटल पे रन करती हैं, ऑपरेट करती हैं। उदाहरण के लिए अगर आप एनटीपीसी को लें तो उसका जो मार्केट कैपिटल या बाजार पूंजी है वो मेरे ख्याल से कम 2.5-3 लाख करोड़ रुपए होगा। अब चूंकि उनका बिजनेस ही कुछ ऐसा होता है कि इतने बड़े फंड की ज़रूरत होती है या वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती हैं, वो ये समस्या सुलझाने के लिए कि उस बड़े लेवल पे बिजनेस कैसे किया जाए, उस फंड का जुगाड़ कैसे किया जाए, उसका अरेंज कैसे किया जाए, उसके लिए वो ऑप्शन देखती हैं। तो पहला ऑप्शन बैंक हो सकता है, लेकिन बैंक थोड़ा रिस्की ऑप्शन हो सकता है क्योंकि एक तो बैंक से फंड मिलने में दिक्कत होती है, दूसरा वो कि उन्हें एक निश्चित समय के बाद ब्याज सहित उनको पैसा वापस करना होता है, चाहे आपका बिजनेस या कंपनी का बिजनेस चले या उस समय के दौरान थोड़ा स्ट्रगल करे। इससे बचने के लिए उनको एक और ऑप्शन होगा कि वो बॉन्ड इशू करें, माने पब्लिक से ये वायदा करें कि वो उन्हें कुछ ब्याज पे पैसे दें और वो उस समय के बाद इंटरेस्ट सहित उनका पैसा वापस करेंगी। तो अगर कंपनियां ऐसा नहीं कर पाती हैं बिजनेस में स्ट्रगल की वजह से, तो भी उन्हें तमाम लीगल पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। और उनके पास तीसरा ऑप्शन ये है कि वो पब्लिक से कहें कि वो उनके बिजनेस में पार्टनर हो जाए। अब अगर पार्टनर कोई होता है, पार्टनर का मतलब जैसे वो मालिक हैं उस बड़े हिस्से का, जो कंपनी का ऑनर या प्रमोटर होंगे पहले से, किसी को जिस हिस्से में शेयर बेचेंगे या कितना % कंपनी बेचेंगे, इसमें दो बातें हैं शेयर इशू करने में। पहला ये कि कंपनियां अपना बिजनेस आपको बेच देती हैं, अब आप उसके मालिक हैं उस हिस्से के। दूसरा ये होता है कि कंपनियां अपना बिजनेस और एक्सपैंड करने के लिए लोगों को साथ लेके बिजनेस करती हैं, जिसमें उस हिस्से के मालिक, जैसे कोई कंपनी 100 रुपए की है, अगर वो 200 से बिजनेस करना चाहती है, मान लीजिए 50-50 रुपए वाले दो लोगों को और अपने इस पार्टनरशिप में हिस्सा बनाती है, तो अब इस कंपनी के 3 हिस्सेदार हो गए। जो कंपनी पहले 100 रुपए वाला मालिक था, अब उसके पास इस कंपनी के 50% शेयर हैं, बाकी 25% उन दोनों के पास हैं। तो कंपनी जो मुनाफा करेगी 50% इनको मिलेगा जो पहले मालिक थे, और बाकी उसी अनुपात में उन लोगों को भी मिलेगा। लेकिन अगर इनकेस वो अपना बिजनेस एक्सपैंड ना करके अपने बिजनेस से बाहर निकलने के लिए बेचना चाहें और दो लोग खरीद लें 50-50 रुपए वाले,
तो अब दोनों लोग 50-50 पार्टनर हैं। तो कुछ यही सिनेरियो होता है, क्योंकि जो ये कंपनियां होती हैं ये बहुत भारी भरकम होती हैं, तो किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि इनका 1% या 10% या 50% खरीद पाए। जनरली हो सकता है मुकेश अंबानी या किसी दूसरे के पास हो या किसी और बिजनेसेस के पास हो जो उसको अक्वायर कर सके, जो उसको ओन कर सके, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। तो ये कंपनियां अपना दो पर्पज सॉल्व करने के लिए, एक तो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, जो क्योंकि यहाँ पे जो कंपनियां लिस्ट होती हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए वो जानी मानी कंपनियां होती हैं, पुरानी कंपनियां होती हैं। वे जनरली या तो एक्सपैंड करने के लिए लिस्ट होती हैं, अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए लिस्ट होती हैं, या तो अपने बिजनेस में नए पार्टनरशिप को ऐड करने के लिए, या जो पहले से उस बिजनेस के मालिक हैं वो अपना हिस्सा कम करके एक हिसाब से अपनी कंपनियां दूसरों को बेचती हैं। तो इसके लिए वो शेयर इशू करती हैं, और वो शेयर हम और आप या दूसरी भी कंपनियां, बिजनेसेस, एंटिटीज, गवर्नमेंट एंटिटीज और तमाम प्राइवेट एंटिटीज या तमाम फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फॉरेन इन्वेस्टर्स, विदेशों के इन्वेस्टर, आई एम सॉरी फॉर हिंदी ट्रांसलेशन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, हिस्सेदार बन सकते हैं। लेकिन जो बहुत जीरो लेवल से या बेसिक लेवल से जानना शुरू करते हैं बिना ये मतलब इसमें इन्वेस्ट करने की जहमत उठाए, वो एक बात से लेकर ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे हम जनरली किसी मार्केट में कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका एक फिजिकल फार्म होता है। आप बैंक में पैसा रखते हैं तो भी पैसे का एक फिजिकल फार्म होता है, पासबुक होता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। या कोई आप सामान खरीदते हैं बाज़ार से, तो वही परसेप्शन आप यहाँ जब देखेंगे कि जब आप शेयर खरीदते हैं तो शेयर आखिर कैसा दिखता है। कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है, शेयर कैसा दिखता है? तो शेयर दिखता नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ होती है जो कंपनी के डॉक्यूमेंट में, रजिस्टर में ये लिस्ट हो जाता है, आपका पैन नंबर, आपका बैंक डिटेल, आपका और भी डिटेल, कि अब आप इसके मालिक हैं। जैसे आप जब किसी ज़मीन या किसी दूसरी चीज़ खरीदते हैं वैल्यूएबल, तो आपका एक कागज़ उसका बन जाता है जो ये बताता है कि आप उस हिस्से के मालिक हैं। अगर आप वो कागज़ किसी दूसरे को बेच दें, कागज़ ही कागज़, तो वो उसका मालिक हो जाएगा। आप कागज़ ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसके बाद अगर यही कागज़ डिजिटलाइज हो जाए, आप ऐसा सोचिए, और आप एक बटन दबा के उसको ट्रांसफ़र कर दें और वो आपको पैसा ट्रांसफ़र कर दे और वो ज़मीन दूसरे का हो गया। तो कुछ ऐसे ही शेयर एग्जिस्ट करता है। शेयर कंपनियों की डिटेल में, डिपॉजिटरी के डिटेल में आप ऐड हो जाते हैं कि अब आप उसके मालिक हैं। मालिक इन द सेंस, आप यहाँ किसी को नौकरी पे रख या निकाल नहीं सकते, कोई डिसीजन, बहुत बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि आप बहुत छोटे हिस्से के मालिक होंगे। मान लीजिए आप किसी लाख करोड़ के कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो आप उसी हिसाब से उसके डिसीजन में रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सभी को कुछ सुविधाएं मिलती हैं, जो इसके हिस्सेदार बनते हैं कंपनियों के, उनको कुछ सुविधाएं मिलती हैं कि कंपनियों का जो भी लाभांश होगा, जो कंपनियां लाभ कमाएंगी साल में या क्वार्टरली, वो एक तो उसी अनुपात में बराबर बराबर बटेगा। दूसरा, वो उनका एक एनुअल जनरल मीटिंग होता है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होता है कंपनियों का, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप उनके अधिकारियों से सवाल पूछ सकते हैं, अपने प्लान शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनियों के बिजनेस में ग्रोथ जब होगा तो आपके शेयर में भी ग्रोथ होगा।
जो आपका हिस्सा था वो भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात, अगर कंपनी पहले 100 रुपये की थी, अगर 200 का बिजनेस हो गया और आपने 10 रुपये लगाए हैं तो आपका भी वो 20 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। इसके अलावा आप ट्रेड भी कर सकते हैं कि कोई दूसरा भी आपके शेयर को खरीदना चाहेगा तो आप कुछ मुनाफे में बेच सकते हैं। या कभी कभार ऐसा होता है कि जब बिजनेस डूबने लगते हैं तो आपको नुकसान में भी अपना हिस्सा बेचना पड़ सकता है उस डर के कारण। हालांकि कोई मजबूरी नहीं है अगर आप ना बेचना चाहें। तो अब कंपनियां अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, फंड जुटाने के लिए अपने बिजनेस को कुछ हिस्सों में बांटती हैं, तोड़ती हैं और उसको पब्लिक के लिए अवेलेबल कराती हैं IPO के माध्यम से। ये सब डीलिंग करवाने के लिए हमारा एक इंडिया में 2 एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनके दोनों के हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित हैं। ये एक कंपनियों और पब्लिक के बीच में उनका मैनेज करती हैं, उनका सौदा और उनका डीलिंग, एक्सचेंज करवाती हैं पैसे का और उनके शेयर्स का। इसमें आप बोली लगाते हैं कि आपको चाहिए और आपको वो मिल जाता है। एक बार जब शेयर आपको मिल जाता है तो ज़रूरी नहीं है कंपनियां आपको बराबर लाभांश बांटें, क्योंकि ये उनके जो बोर्ड मेंबर होते हैं उनके डिसीजन पे टिका होता है कि आपको मुनाफा बांटना है। आपका मतलब सभी को, आप के साथ कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं होता। जो बड़े मालिक हैं, जो छोटे मालिक हैं, सब बराबर होते हैं यहाँ पे उसी अनुपात में। अगर लाभांश नहीं बांटने का डिसीजन लेते हैं तो वो उनका पैसा उसी कंपनी में ही पड़ा रहेगा। इससे कंपनी उसी पैसे से और ग्रोथ करना चाहेगी और बिजनेस एक्सपेंड करना चाहेगी, तो जाहिर सी बात है कि वो उसका वैल्यू आपके शेयर में बना रहेगा। ये शेयर ऑटोमेटिक ट्रेड नहीं होते, यहाँ पर भी और भी अब जब जो कंपनी है जिसको पैसे चाहिए वो एक्सचेंज में अपना शेयर, अपने कंपनी के बिजनेस को छोटे छोटे पार्ट में बांट के, या किसी का 100 रुपये का बिजनेस है वो उसको 100 भाग में बांट के, ताकि 1 रुपये वाला आदमी भी उसमें हिस्सेदारी ले सके, हिस्सेदार बन सके, लिस्ट करके एक्सचेंज में ले जाती हैं। और हम लोग एक्सचेंज के जो मेंबर होते हैं, जैसे ब्रोकर्स, जैसे आपने यूट्यूब एड्स देखे होंगे तमाम, एंजल वन अप स्टॉक, ये सब ये ब्रोकर होते हैं। उनके माध्यम से अपना खाता खोलते हैं और एक ऑर्डर प्लेस करते हैं कि हम उन्हें वो चाहिए। इसके बाद जब वो डीलिंग हो जाती है, एक्सचेंज हो जाता है आपका पैसा कंपनी के पास और कंपनी का शेयर आपके पास, तो आपका एक जो ऑनलाइन डीमेट अकाउंट जिसे कहते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है कि आपका फलाना शेयर कितने कितने भाव पे खरीदा गया है और उसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। अब एक बार अगर शेयर आपका हो गया, आपके पास आ गया, अगर आप बीच में ही आपको लगता है कि ये कंपनी बकवास है, मुझे इस कंपनी से निकल जाना चाहिए, या मान लीजिए ये कंपनी और अच्छी है, मुझे इसमें और अधिक इन्वेस्ट करने होंगे, तो आप क्या करेंगे? इस बाजार में लाखों करोड़ों ट्रेडर्स होते हैं हमेशा। मैंने पहले ही बताया था इसके पहले वीडियो में कि आपको इसका दिक्कत नहीं होगा कि आपको कोई खरीदार नहीं मिल रहा है अगर आप उससे निकलना चाहें, क्योंकि बहुत सारे लोग खरीदना और बेचना हमेशा चाहते हैं बेस्ड ऑन बहुत सारे सिचुएशंस। तो अब कंपनियों के शेयर व्यापारियों के बीच में ट्रेड होने लगेंगे। कभी उनको चाहिए, मान लीजिए कंपनी के बारे में कुछ अच्छी खबर या कुछ अच्छे ग्रोथ का अनुमान लगा के उन्हें लालच है, या उसी समय आपको डर है, तो एक डीलिंग होगी
और उसी की सप्लाई और डिमांड के हिसाब से उसका रेट भी सेट होगा। खरीदने वाले 50 हैं, बेचने वाला एक ही है, तो उसका रेट हाई होगा। तो इस तरीके से इनका रेट भी सेट होगा। अब ये कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, तो शेयर वाला झंझट मुझे लगता है कि अब ख़त्म हो गया कि शेयर क्या चीज़ है। उदाहरण के लिए एनटीपीसी, अब एनटीपीसी का शेयर आपके पास हो गया, अगर मान लीजिए किसी एनटीपीसी के प्लांट में ब्लास्ट होने लगे तो आपको डर लगेगा कि जो एनटीपीसी का मान लीजिए कि इतने रुपए का धंधा था, 100 मान लीजिए 100 रुपए का धंधा था, अब उसमें ब्लास्ट होने लगे तो जो अनुमान रहेगा कि इसका वैल्यूएशन घटेगा, तो मैं इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं पे करूँगा। मुझे पूरी कंपनी एक्वायर करनी होगी तो मैं 90 रुपये ही पे करूँगा अब। तो यही लॉजिक यहाँ पर भी लगती है। और दूसरा, इसके जो फेयर वैल्यूएशन होता है वो लॉन्ग टर्म में अपने आप एडजस्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी अक्सर बीच में शॉर्ट टर्म में इसके जो सप्लाई और डिमांड वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, उसमें इसका भाव अचानक से गिर या बढ़ सकता है। शेयर का भाव किस तरीके से गिरता है या चढ़ता है वो एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है, लोगों को सालों लग जाते हैं ये समझने में। तो मुझे लगता है कि शेयर क्या है ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एक्सचेंज। तो एक्सचेंज वो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सीबीएसई इंडिया में, जैसे उसका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आपने सुना होगा। तो उनका हेडक्वार्टर मुंबई में है, वो वहीं से ऑपरेट करते हैं और लोगों को सर्विसेज देते हैं। उनका ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, दो लोगों के बीच में एक्सचेंज करते हैं। और पब्लिक, जनरल पब्लिक या बिजनेसेस और एक्सचेंज के बीच में एक और मिडिल मैन या ब्रोकर्स होता है। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये कोई व्यक्ति नहीं होता जनरली, जो इन सभी का पब्लिक का रिकॉर्ड रखता है और इनके ऑर्डर्स एक्सचेंज तक लेके जाता है बिना कोई गड़बड़ी हुए, ये सुनिश्चित करते हुए, और उसका सारा रिकॉर्ड अपने पास रखता है, उनके फंड और भी बहुत कुछ। अब अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इस जो ब्रोकर्स का ऐप होता है उसके माध्यम से अपना खाता खोल लें, डीमेट अकाउंट। और डीमेट अकाउंट में भी अगर आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट मिलता है, एक साथ ही मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप सौदे करते हैं और जो सौदे हो जाते हैं वो आपका एक डीमेट अकाउंट जो होता है, ट्रेडिंग और डीमेट, तो डीमेट अकाउंट में आपका वो शेयर्स लिख के पड़ा रहता है, ऐड हो जाता है आपके उस लिस्ट में। बेस्ड ऑन उसका वैल्यूएशन क्या है मार्केट के हिसाब से, वो आपका वैल्यू वहीं पे पड़ा रहता है। जब आप उसे बेचते हैं तो जो आप फंड वो आता है आपके अकाउंट में, उसे आप विदड्रॉल कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में विद इन मोस्ट ऑफ द केसेस 24 आवर, या आप बहुत ही कुछ ब्रोकर शाम को मार्केट ख़त्म होने के बाद आपके खाते में भेज देते हैं अगर आप चाहें, वरना आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा रहेगा जिसके माध्यम से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेड करने के लिए पहले एक एक्सचेंज में एक ट्रेडिंग पिट हुआ करती थी, एक हॉल हुआ करता था जिसमें बहुत सारे ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स हायर करते थे अपने बिहाफ पे, ब्रोकर्स, ऑथराइज पर्सन, जिन्हें लोग ब्रोकर कहते थे। और जिन्हें खरीदना होता था वो न्यूज़पेपर में देखते थे कौन सी कंपनी अच्छी है, किसे खरीदना चाहिए, और उसके हिसाब से फ़ोन करते थे उस अपने ब्रोकर्स के पास, और ब्रोकर और उसका कॉल उनके पास रीडायरेक्ट करता था जो उस हॉल में, ट्रेडिंग हॉल में उस समय ट्रेड कर रहे होते थे। तो पहले इस तरीके से ट्रेडिंग होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, बहुत ज़्यादा रस होता था, तो बहुत असुविधा होती थी और काफ़ी डिले होता था ये प्रोसेस होने में, और तमाम पेपर वर्क और बहुत कुछ। लेकिन अब ये डिजिटलाइज हो गया है, तो दोनों बहुत सारे ट्रेडर्स एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं।